चलें जी, पेज नंबर निकाल लें 501। पानी डालो। ये क्यों नहीं ऑन हो रहा? जल्दी करें, फॉर्मेट नोट करें। जी, पेज नंबर 501, क्वेश्चन नंबर 3। मुलाकात एसोसिएट एन AOP, ये बंद कर दो एसी। मुलाकात एसोसिएट एन AOP is digital status technology and is engaged in the business of manufacturing and distribution of various products. इंक्लूड का लफ्ज ढूंढ लें, कहाँ कहाँ है? पेन 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 पेन। इंक्लूड का लफ्ज कहाँ कहाँ है? वन में है, टू में, थ्री में, फोर में, ओहो वो कुछ और है। अच्छा, इसको इन्वर्टेड कॉमास लें, ढूंढें। इस वाली फिगर में मसला है ना। ओके, मुलाकात एसोसिएट इज एन AOP, इसने ये डाटा आपको प्रोवाइड किया। सप्लाईज जेट फ्यूल टू पाकिस्तान एयरवेज प्रोसीडिंग टू ऑस्लो। फ्यूल रास्ते में कंज्यूम हो जाएगा या नहीं कंज्यूम होगा? कंज्यूम हो जाएगा रास्ते में। तो सेक्शन 4 निकालें, पेज नंबर। पेज नंबर हाँ जी 468। 468 पे पहला पॉइंट पढ़ें, कंज्यूमेबल्स का लफ्ज ढूंढें। प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान का लफ्ज ढूंढें। मिल गया? तो जो फ्लाइट पाकिस्तान से बाहर जा रही हो, रास्ते में कोई चीज़ कंज्यूम हो जानी हो, तो उसको 0 रेट में डालेंगे या 17% में डालेंगे? 0 रेट में डालेंगे। तो टैक्सेबल 0 और एग्जाम्प्ट कितनी है जी? 0 रेट सेल 500। क्लियर? टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड। जी मोहतरम 590। टैक्सेबल गुड्स टू सेल। टैक्सेबल गुड्स टू सेल। टैक्सेबल गुड्स टू टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? सेल टैक्सेबल टू अनरजिस्टर्ड। जी 375 डन। चलें जी, परचेज शुरू करते हैं। परचेज टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। अगर रजिस्टर्ड बंदे से चीज खरीदेंगे तो 17 पे करेंगे टैक्सेबल चीजों पे। हाँ बिल्कुल, रजिस्टर्ड से टैक्सेबल पे ही तो 17 पे करेंगे। किसी ने कोई और क्लास लेनी हो तो बीच में से उठ के चले जाइएगा, वेट ना कीजिएगा, वो दूसरी क्लास का रिदम ना टूटे आपका। जी कितनी?
इसमें कोई मसला है इसलिए मैंने इसको अंदर लिख लिया। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, चीजें तो टैक्सेबल हैं लेकिन जिससे हमने खरीदी है वो अनरजिस्टर्ड है, तो हमें डीओजी ने बाइट किया कि हम टैक्स पे करें। बंदा अनरजिस्टर्ड है ना, कह रहे हैं मुझे तो डीओजी ने बाइट नहीं किया। टैक्सेबल गुड्स अनरजिस्टर्ड पर्सन से ऑफ रुपीज 150। नेक्स्ट, इंपोर्ट रॉ मटेरियल, तो बस नॉर्मल परचेज है 17% लगाएं, फर्स्ट रो में आ जाए। इंपोर्ट नॉर्मल परचेज है 17% लगाएं। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट तो परचेज में जाएगा ना फिर। 40 इंटू 2 7 7 17% लगाएंगे, कितना हो गया 48। क्लियर? चलें जी, सवाल की पहली एडजस्टमेंट। Taxable goods purchased from registered supplier include furniture of 45 which was acquired for sale, furniture acquired for use in office, furniture acquired for use in office। मैं आपको 3 जगह दिखाता हूं इसे। बिजनेस की परचेज, मशीन खरीदी है, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर खरीदा है या फर्नीचर खरीदा है, इसका इनपुट नॉट अलाउ है क्योंकि एज अ फिक्स एसेट खरीदा ना, फॉर यूज। फॉर यूज का मतलब होता है फिक्स एसेट के तौर पे खरीदा है। दूसरा, आपको पता है हमने यहां भी बात की थी, ऑफिस में पड़ा हुआ फर्नीचर इनपुट अलाउ नहीं है। और एक और जगह आपको दिखा देता हूं, तीनों एक ही बातें हैं लेकिन जरा तसल्ली हो जाती है बंदे की। होनरामी वाली पेज 470 पे पॉइंट आए पड़ा था, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेज एंड फर्नीचर बट एक्सक्लूडिंग गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल। अगर सेल के लिए लिया फिर आप इनपुट पे 17 लगा सकते हैं, लेकिन ये सेल के लिए लिया या यूज के लिए लिया, तो यूज के लिए लिया तो इसका इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। लेकिन अगर ये मशीन होती तो अलाउ हो जाता। तो अब जो बात लेट आए हैं सिर्फ इन एडजस्टमेंट्स को समझे, पिछले वाला छोड़ें। 650 माइनस 45, इसको ना माइनस करके यहां लिखा करें, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ रुपीज 45। मैं लेके आता हूँ 103। तो फर्नीचर हमारी नॉर्मल परचेज है या डेड परचेज है, डेड परचेज है। पेज 501 है ये, पॉइंट 2 पढ़ें जी। अभी नोट ना करें, मैं कह रहा हूं जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ें बस। अब MA परचेस्ड 150 बैग्स ऑफ सीमेंट। MA कौन है, हम। MA परचेज 150 बैग्स ऑफ सीमेंट कवर्ड अंडर for the construction of bungalow for managing partner. Cement was purchased at a wholesale price of 400 but retail price was 500। ये कौन सी वाली आइटम्स हैं, थर्ड शेड्यूल वाली आइटम्स हैं। थर्ड शेड्यूल वाली आइटम्स पे होलसेल प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस पे रेट लगता है या रिटेल प्राइस पे, रिटेल प्राइस पे रेट लगता है। अच्छा, पहले मुझे ये बता दें, ये परचेज में डालनी है एडजस्टमेंट या सेल में डालनी है, परचेज में डालनी है। अच्छा, रिटेल प्राइस पे डालनी है, होलसेल प्राइस पे डालनी है, ये परचेज में एडजस्टमेंट डालनी नहीं है। पेज 470 पे हमने पढ़ा था पॉइंट नंबर G, जो पहली दफा मैं आपको न्यूमेरिकली पढ़ा रहा हूं। गुड्स
एक्वायर्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, गुड्स जो कि पर्सनल इस्तेमाल के लिए खरीदी। सीमट इज एक्वायर्ड फॉर बंगला ऑफ मैनेजिंग पार्टनर। तो क्या यह सीमट मैनेजिंग पार्टनर के बंगले के लिए है या यह सीमट बिजनेस में रखा है कि आगे बेचेंगे? देखें, सीमट आप इसलिए भी खरीद सकते हैं कि आप पार्टनर के घर की बिल्डिंग बनाएं, फिर तो ये परचेज सीधी सीधी डेड है, क्योंकि ये बिजनेस की परचेज है या पर्सनल परचेज है। समझ आ गई बात? कोई मुंह हिला दें अगर हाँ हाँ नहीं कर सकते तो। अगर आप सीमट मैनेजिंग पार्टनर के घर के लिए खरीदें फिर तो ये परचेज सीधी सीधी डेड है। अगर आप सीमट इसलिए खरीदें कि आप अपनी बिल्डिंग के अंदर अनारकली के साथ सीमट लगाएंगे तो ये भी डेड है। अगर आप सीमट फॉर सेल खरीदें तो फिर शायद ये अलाउ हो जाए। तो ये सीमट किस लिए डेड है? 8 का पॉइंट नंबर जी लगेगा। और ऊपर वाले कौन सा लगा था? 8 का आई। सीमट फॉर मैनेजिंग पार्टनर ऑफ रुपीज जितना भी है, छोड़ें पड़े, सब हर चीज तो नहीं करनी होती, बस फारक करें, इसको डेड कर दें। अच्छा जी, एंड पे तस्वीर खींच लीजिएगा, इधर देखें, जो लोग साथ साथ आए हैं वो सिर्फ नोट करें। यार एक सवाल का मुझे जवाब दें, फर्नीचर की परचेज आपने इसलिए डेड करा दी कि ये बेचना नहीं है, सीमेंट की परचेज आपने इसलिए डेड करा दी कि ये पर्सनल है, तो एक पे आपने आई लगा के कह दिया परचेज नॉट अलाउड है, एक पे जी लगा के कह दिया परचेज नॉट अलाउड है। वो तो चले, मुझे आपकी बात समझ आ गई, लेकिन आप ये वाला आपने माइनस करवाया है और ये वाला आपने माइनस नहीं करवाया इधर से, ये क्या वजह है? तो भाई ये दो अलग अलग बातें हैं। एक होता है परचेज को डेड करना है या नहीं करना, वो अलग बात है। तो अल्लाह का शुक्र है 1 और 2 दोनों परचेजेस को मैंने डेड करना है। अगला सवाल ये होता है कि हमारी परचेज में पड़ी है या नहीं पड़ी। क्या फर्नीचर की परचेज को डेड करने हैं? हाँ। हमारी परचेज में पड़ी है? हाँ, निकाल दो। क्या सीमेंट की परचेज को डेड करने मैनेजिंग पार्टनर वाले को? हाँ। हमारी परचेज में पड़ी है? ना। तो बस अब इसको निकालें क्यों, डैश डाल के लिखते हैं। ओके, अगला पढ़ेंगे। नोमी नहीं होता था, नोमी को हमने एडवांस पे किया फॉर परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल। नोमी को हमने एडवांस पे किया फॉर परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल। अच्छा जी, कौन सा महीना है हमारा? मैं देख लेता हूं, फरवरी। एडवांस पे किया। अच्छा, अगर एडवांस पे किया तो एडवांस पे किस लिए किया होगा? चीज़ें खरीदने के लिए या बेचने के लिए? अच्छा, एडवांसेस आपको पता है 2 किस्म के होते हैं। होंडा कार्स एडवांस रिसीव करती है गाड़ी बेचने के लिए और एडवांस पे करती है टायर खरीदने के लिए। इसी तरह होता है ना। तो अगर टायरों का एडवांस पे करेगी तो टायर रिसीव करेगी, और अगर गाड़ी का एडवांस रिसीव करेगी तो गाड़ी सेल करेगी। तो प्रोबेबली मार्च में मुझे क्या रिसीव होंगी? गुड्स। या मई में हो जाएंगी, जून में हो जाएंगी, जब मर्जी हो जाएंगी। अब टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि एडवांस के वक्त टैक्स रिकॉर्ड होते हैं या गुड्स डिलीवर्ड या गुड्स रिसीव्ड के वक्त? तो टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त ये टाइम है सप्लाई का, ना कि ये। तो अब आप बता दें क्या परचेज रिकॉर्ड करें या डिलीवरी का वेट करें? तो जिस तरह एडवांस रिसीव्ड को सेल में नहीं डालते, इस तरह एडवांस पेड को परचेज में नहीं डाला, जब तक कि क्या ना आ जाए, गुड्स ना आ जाए। तो लिखें ऊपर हेडिंग टाइम ऑफ सप्लाई। मेड अवेलेबल वाला तो सिनेरियो नहीं है, वो तो वाज़ेह तौर पे सवाल बताएगा कि दीज आर मेड अवेलेबल या दीज आर रेडी फॉर डिलीवरी।
अच्छा, इसके ऑपोजिट क्या चीज होती है? एडवांस रिसीव होता है, लेकिन उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी होती है अगले महीने? गुड्स परचेज करना या डिलीवर करना? डिलीवर करना। इस तरह की चीज पड़ी हुई है पहले, लेकिन ये जो नीचे वाली चीज आज पड़ी है। तो एडवांस पे करने पे सेल बुक होगी या चीजें आने पे? चीजें आने पे। तो एडवांस पे तो अभी कुछ ना करें फिर। अच्छा, एडवांस पेड है, सेल में डालूं या परचेज में डाल के जीरो लिखूं? परचेज में डाल। कौन सा वाला एडवांस है, परचेज वाला सेल वाला? परचेज वाला। होंडा के लिए परचेज वाला एडवांस कौन सा होता है? जनरल टायर वाला। और सेल वाला एडवांस कौन सा होता है? सरासिफ से जो पैसे लिए हैं। तो एडवांस पेड, गुड्स नॉट रिसीव्ड। एडवांस का मतलब ही होता है गुड्स नॉट रिसीव्ड। टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन लगी है, ऑफ रुपीज 268। तो ऊपर हेडिंग दें टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन। टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन .4 एमए ने बेची हैं चीजें, सेल में डालनी है परचेज में? सेल में। एमए सोल्ड गुड्स वर्थ ₹52,000 टू वन ऑफ इट्स कस्टमर्स ऑन 2 महीने का उधार। इसमें मार्कअप पड़ा हुआ है 4%, यानी इसमें 4% इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। पड़ा रहने दें, टैक्स नहीं पड़ा हुआ। इट इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के 117 पे पड़ा रही है ये चीज। इसमें मार्कअप पड़ा हुआ है, इट इंक्लूड्स। यानी अगर चीज की प्राइस 100 रुपये है तो 2 महीने की किस्त पे बेचने की वजह से हमने उससे 4% ज्यादा पैसे लिए हैं। तो बता दें ये फिगर 104 जैसी है या 100 जैसी है जो सवाल में गिवन है? द अमाउंट इंक्लूड 4%। तो ये 104 जैसी है। कितनी हो गई? 52। अच्छा, 52 डिवाइडेड गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज 50। इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है मुझे। ये है VOS, 52 नहीं है VOS। एज पर द डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, द VOS इज शैल बी द मार्केट प्राइस। मैं भी दिखाता हूं आपको खोल के। तो VOS लिख लें 50 है। अब क्या करें, 52 माइनस करके 50 ऐड करें। वो तब करते जब इंक्लूड होता कुछ। इंक्लूड तो नहीं है ये किसी में, तो इंक्लूड तो नहीं लगा हुआ, तो बस सेल खुद ही रिकॉर्ड कर लें। किस पे रिकॉर्ड करें? 50 पे। जी, सेल ऑन इंस्टॉलमेंट 52 डिवाइडेड बाय 104 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2 महीने। इंस्टॉलमेंट से मुराद बस किस्त समझ लो, चलो इंस्टॉलमेंट ना लिखो, किस्त समझ लो, कुछ भी समझ लो कि उधार पे बेची है। बस 4% मार्कअप नहीं होना चाहिए बस इन एनी केस। सेल में 4% मार्कअप नहीं होना चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ था वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में?
तो आपने देखा होगा हर जो न्यूमेरिकल हो रहा है ना उसमें इक्का दुक्का चीज़ हम नहीं देख रहे हैं, और बाकी जैसे फर्नीचर वाली है या और चीज़ें हैं वो फिर पुरानी आ रही हैं, तो मिक्स होकर चीज़ें आ रही हैं, कुछ पुरानी कुछ नई। तो पेज नंबर 464, थर्ड पॉइंट, इफ़ अ टैक्सेबल सेल इज मेड टू जनरल पब्लिक ऑन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट के लफ्ज़ को छोड़ें, इंक्लूडिंग सरचार्ज या मार्कअप तो लफ्ज़ है ना, तो इंक्लूडिंग मार्कअप बेची है हमने, तो ओपन मार्केट प्राइस का क्या मतलब है? इंटरेस्ट डाल के, इंटरेस्ट डाले बगैर, इंटरेस्ट डाले बगैर हम सेल बुक करेंगे। आखिरी पॉइंट कौन सा? जी मोहतरम, MA distributed free samples of one of its new detergent Zeta among corporate clients. The value of these samples is 65. सप्लाई की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, सप्लाई की डेफिनेशन में सप्लाई मीन्स सेल और ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एंड ओनर इंक्लूडिंग सेल अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। तो ये सैंपल्स ना गिफ्ट टाइप चीज होती है, सैंपल गिफ्ट ही होता है ना, सैंपल दे दिया तो अक्सर लोग अपने सैंपल बांटते हैं चीज़ों के, तो ये कस्टमर के लिए गिफ्ट होता है। चलें इसको एक और एंगल से सोचें, अगर ये चीज़ आप सैंपल में ना देते तो क्या आप बाजार में बेचते? और बोले तो बाजार में बेचते, तो ये नॉर्मल सेल होती है आपकी, तो इस वजह से सेल में डाली जाएगी। जी, चीज़ों का घर ले जाना, चीज़ों का बिजनेस में इस्तेमाल हो जाना, चीज़ों का बेच देना, चीज़ों का गिफ्ट दे देना, ये हमारी क्या होती है? सारी सेल। आगे लिख लें, एम्प्लॉय को चीज़ें गिफ्ट कर दी, एक और मिसाल, सैंपल के आगे एम्प्लॉय को चीज़ें गिफ्ट कर दी, ये भी कहाँ जाएंगी? सेल में जाएंगी। कोई भी चीज़ें, वैल्यू ऑफ सप्लाई इनकी फेयर वैल्यू होगी, फिर वो कौन नहीं, एसोसिएट तो छोड़ो, बुरे एसोसिएट क्या है? एसोसिएट तो नहीं है ये हमारे, तो बस सप्लाई की डेफिनेशन में जाएगी और फेयर वैल्यू के ऊपर सेल बुक हुआ करेगी। जी, सैंपल, ये डेफिनेशन है ऑफ सप्लाई की। जी कितना? 65। सवाल खत्म हो गया, टोटल्स करवा दें। मैंने कुछ 60 सेकंड रखे हैं फेस के लिए, 10, बाकी चीज़ें आपको पता है सारी। काला भी है या नीला है? आज सिर्फ काला नीला है या सिर्फ काला है? 1, ये देखें, एक मैंने निकाल लिया, बाकी 2 आप निकाल लें। 10 40 जी, फेस न्यूमेरिकल का आउटपुट सेल बोले 1080। अब वो याद है ना, लाल पे नजर रखनी है। कितना हो गया? कोई ब्रॉड फॉरवर्ड तो नहीं है इनपुट? एक्चुअल कितना है? 103। ब्रॉड फॉरवर्ड 245। तो बता दें इन दोनों का टोटल 348। जी, इसे कंपेयर करो 90% ऑफ 160। 1 मिनट इधर देखें सारे, कितना माइनस करना चाह रहा हूं?
कितना हो जाएगा, कितना फिर कभी, 180 एड 3%, हाँ जी 11 8 जमा 1 9। रिफंड होने जीरो रेट वाला, रिफंड होने जीरो वाला 48। चलो बस भाई ले आओ इधर। ले आओ भाई। क्वेश्चन 68, state the requirements relating to retention of records relating to retention of records and documents that essay should comply with. Retention of records and documents, retention of records and documents. आज सवाल कराइएगा क्लेवर वाला। ये किताब दिखाएं। चलें छोड़े पर, आपने याद भी करनी होंगी चीज़ें, कल दे दूंगा। अच्छा कौन सा अभी चैप्टर चल रहा है? 22 में है ये, रिटेंशन, पेज 476। ये जी रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन नंबर 24, पेज नंबर 476। ओके आप कौन सी क्लास से आ रहे हो? अच्छा खत्म हो गया ना मेडिकल। अब क्वेश्चन 68, अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, पहले ऊपर से पढ़ें। सन एसोसिएट रिसेंटली रजिस्टर्ड विद इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। ये एसी चलवा दो यार अबू बकर। आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट्स विच एसे मे रिक्वायर, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास पड़े हों फॉर माइनसिंग द इनपुट, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास पड़े हों फॉर माइनसिंग द इनपुट। 2 और 3 का सोल्यूशन ढूंढें। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास पड़े हों, डॉक्यूमेंट्स को सर्कल लगा लें। वो डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास पड़े हों अगर मैं इनपुट माइनस करना चाहता हूं। मिल गया कोई किसी को? मिल रहा है? अक्सान मिले? वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे पास पड़े हों अगर मैं इनपुट माइनस करना चाहता हूं? पेज नंबर 470। कितने लोग पहुंच गए थे यहाँ? A registered person shall not be entitled to minus input unless in case of import he hold the following document। तो इनके ऊपर लिख लें हेडिंग डॉक्यूमेंट्स, इस डब्बे के ऊपर लिखा
लिखा हुआ है, कभी गौर से पढ़े तो सही कर जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सही है। इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री और ऑक्शन के केस में ट्रेजरी चालान। ये पढ़ें जरा, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, इसके केस में कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए? अच्छा यार मुझे ये बताएं कि ये आपको परचेज लग रही है, सेल लग रही है? सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। यार आपकी बात ठीक थी, ये बड़ा वर्स्ट टाइप की आपने इंग्लिश लिखी थी, लिखनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर सेल है तो फिर इनपुट की बात तो नहीं करनी चाहिए ना उसको। तो आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट, ऊपर से भी तो मिला के पढ़े ना, ये जो दो नुक्ते हैं इनका मतलब होता है ये दो नुक्ते तीनों बातों के साथ मिल रहे हैं। तो आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट्स दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट। तो ये सप्लाई मेरे ख्याल से तो रिसीव्ड की बात कर रहा होगा, सप्लाई मेड की बात नहीं कर रहा होगा। तो सप्लाई रिसीव्ड, तो वो फिर वही होगी इन केस ऑफ परचेजेस मेड बाय हिम। तो सप्लाई रिसीव्ड का मुश्किल नाम परचेजेस है या आसान नाम परचेजेस है। और क्या करें अब हम, और तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो ये चीज़ पूछ रहा था। और वैसे भी सेल के लिए कोई डॉक्यूमेंट होल्ड करना हमने नहीं पढ़ा। हमने जो डॉक्यूमेंट होल्ड करना पड़ा है वो किसके लिए पड़ा है? परचेज के लिए। तो वैसे भी एक और लफ्ज भी आ रहा था ना परचेज के लिए, इनपुट। तो आसान लफ्ज है कि आपको वैसे क्या लिखना चाहिए था? परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स। लेकिन परचेज की जगह उसने क्या लिखा? सप्लाई। लेकिन मैंने सप्लाई रिसीव्ड लफ्ज इसलिए इसको कर दिया क्योंकि ऊपर किसका लफ्ज लिखा हुआ था? इनपुट का लफ्ज परचेज के लिए होता है, सेल के लिए होता है। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट भी बात का बता देता है कि सप्लाई से मुराद परचेज है, सेल। बहरहाल एक नंबर ये थे, दो नंबर ये इजी मिल जाने थे। लेकिन फिर एक नंबर में मेरे ख्याल से ये सारा तो लिख के नहीं आना था, खाली डॉक्यूमेंट होल्ड उसने पूछा था। अब एक नंबर में हम कितना लिख के आएंगे? बस इनवॉइस ही लिख के आएंगे, बियरिंग ओवर नेम एंड, बस इतना सा लिख आएंगे। और क्या लिख के आएंगे? ओके जी। 60 ये हमारा हो गया हुआ है। ये इनपुट की डेफिनेशन है और ये सप्लाई की डेफिनेशन है, सही है। एक्सपोर्ट्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग, ढूंढें, पेज नंबर बता दें। एक्सपोर्ट्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग, पेज नंबर 468 में दरमियान में, सफ़े के दरमियान में करके कोई 4-5 लाइनें छोड़ के लिखा होगा। मिल गया? फिफ्टी थ्री ए का 1 बता दें। ये तो छोड़े ना, 2 आसान है। 53 ए का 1, लिस्ट द पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, पेज नंबर 487। रूल 4, लिस्ट द पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, पेज नंबर 487। रूल 4 मिल गया? ये रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। इन लोगों ने अपने आप को क्या करवाना है? रजिस्टर्ड। फॉलोइंग पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। और सवाल क्या है? लिस्ट द पर्सन्स हु आर क्लियर। टैक्सेबल एक्टिविटी क्या है, इसमें क्या चीजें आएंगी और क्या एक्सक्लूड होंगी? मिल गया? पेज नंबर 461। टैक्सेबल एक्टिविटी क्या है, इनमें क्या चीजें आएंगी और क्या जाएंगी? अब्दुल्ला को बुला लो, खत्म करें क्लास। List the persons who are considered as manufacturers. जी,
पेज नंबर 458 .17 कौन सी चीज़ें ज़ीरो रेट हैं और कौन सी नहीं है, छोड़ें। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स और एक्सेस टैक्स कलेक्टेड। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स तो वो सेक्शन 5 है, वो पहले भी आपको बताया मैंने। एक्सेस टैक्स कलेक्टेड ढूंढने, एक्सेस एक्स्ट्रा नहीं, एक्सेस 467 एक्सेस टैक्स, पेज नंबर 467 3B कलेक्शन ऑफ एक्सेस टैक्स। इसका नाम एडिशनल टैक्स भी है, बताया था। एक्सपोर्ट्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग, वही छोड़े हैं। कमेंट वेदर द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। यहाया इज अ होलसेलर और उसकी साल की सेल 4.9 है। सवाल ढूंढे हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। इसकी सेल 4.9 है, इसने रजिस्टर होने। ये कौन है? होलसेलर है भाईजान, सारे होलसेलर ने रजिस्टर होना होता है। सेल तो उसकी देखनी नहीं होती हमने, सेल तो कॉटेज इंडस्ट्री की देखनी होती है और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। और ये तो क्या इसने रजिस्टर होना है अपने? बिल्कुल होना है, सारे होलसेलर ने होना है। इसाक इज प्लानिंग टू इंपोर्ट द रॉ मटेरियल, एनुअल इंपोर्ट्स आर 3 मिलियन। इंपोर्टर ने अपने आप को रजिस्टर करवाने। कौन सा पॉइंट है? सी। इंपोर्टर ने रजिस्टर कराने। 3 मिलियन परचेज है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो छोड़ें। परवेज इज अ कमर्शियल एक्सपोर्टर। परवेज इज अ कमर्शियल एक्सपोर्टर। ऑल हिज बिजनेस परचेज आर इधर एग्जेम्प्ट सेल और फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। वो परचेज करते हैं चीज़ें एग्जेम्प्ट या रजिस्टर्ड सप्लायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर सेल्स टैक्स रिफंड लेना चाहते हैं तो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। लेकिन अगर आप ये कह देते हैं कि मेरी परचेज ही सारी एग्जेम्प्ट चीज़ों की है और अनरजिस्टर्ड चीज़ों की है, तो फिर मैं परचेज पे 17% पे ही नहीं कर रहा, तो फिर आप बेशक अपने आप को रजिस्टर ना कराएं। लेकिन मैं तो वैसे यही कहूँगा कि रजिस्टर करा के आ जाएं। कल खिला को ऐसा भी हो सकता है आपकी परचेज को टैक्सेबल हो जाए। लेकिन बज़ाहिर आप वैसे लिख भी सकते हैं कि एज ही हैज़ नो इनपुट। इनपुट तो इसका ज़ीरो ही होगा। क्यों? अगर परचेज एग्जेम्प्ट चीज़ें करेगा तो कितना टैक्स पे करेगा? ज़ीरो। और अगर परचेज करेगा अनरजिस्टर्ड लोगों से तो ज़ीरो। तो लिखा है नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अजीब सा है वैसे। फारूक इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर, उसकी सेल 15 मिलियन है। यार सेल कहाँ से आ जाती है बीच में? बस डिस्ट्रीब्यूटर है, अपने आप को क्या कराए? रजिस्टर करवाए। रफ़ीक इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कैंडल्स। अब देखना है कि कॉटेज इंडस्ट्री है या बड़ी इंडस्ट्री है। हिज सेल वॉज बिलो 10 मिलियन। बाकी शराइत अब बताई नहीं हुई तो नोट दे के आएंगे फिर। क्या हम एज्यूम करें एम्प्लॉयज़ भी 10 से कम है और हम एज्यूम कर रहे हैं कि तुम इलेक्ट्रिसिटी का तुम्हारा मीटर भी कमर्शियल वाला नहीं है, तो अगर ये शराइत पूरी हो रही हैं तो फिर तुम क्या हो? कॉटेज इंडस्ट्री हो। और अगर कॉटेज इंडस्ट्री हो और अगर तुम कॉटेज इंडस्ट्री हो तो तुम छोटी इंडस्ट्री हो, तो फिर तुमने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाना। लेकिन अगर बड़ी इंडस्ट्री हो तो अपने आप को रजिस्टर करवाना है। आखिरी सवाल आज का। सिचुएशंस अंडर विच अ पर्सन रजिस्टर्ड इज लायबल टू बी डी रजिस्टर्ड एंड प्रोसीजर ऑफ डी रजिस्ट्रेशन। Situations under which he is liable to be deregistered and procedure for deregistration. Situations जब deregister करवाए और procedure, अब्दुल्ला को बुला लिया। पेज नंबर 489। बंद कर दो यार, 40 मिनट से ऊपर का लेक्चर होने वाला है। ये पेज 489 पे डीरजिस्ट्रेशन के सिचुएशंस और प्रोसीजर, फिर मैंने आपको बल्कि लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, हाँ, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस और प्रोसीजर। ईद के दिनों में ये पढ़ा था, पता नहीं हो सकता किसी के लेक्चर भी रहते हों, कोई ऐसे तो नहीं बैठे हुए इधर।
अफसोस है यार। चलो यार बंद कर दो यार, बस कर दो यार।